मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता इस वीडियो में मेरे अपने सभी लोग जिनको माँ बनने की इच्छा है उनको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। और जो इन्वेस्टिगेशन प्रेगनेंसी आने के पहले हो जाने चाहिए, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगी। एक तो वो महिलाएं जिनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है और हस्बैंड वाइफ को साथ रहते रहते 6 महीने का समय हो गया है, उनको डॉक्टर के पास जाना है अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। और जो महिलाएं जिनकी 30 वर्ष से कम उम्र है, उनको हस्बैंड वाइफ को साथ रहते रहते 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उनको भी जाना है। लेकिन जो महिलाएं प्रेगनेंसी करने की प्लानिंग कर रही हैं, उनको भी जाना चाहिए। क्या होता है, महिलाएं कब जाती हैं? जब 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, उसके बाद जाती हैं। तो ये सब नहीं करना है। जैसा मैंने बताया है, समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाना है, क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण सलाहें और जो भी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, उससे आपका बच्चा माँ के गर्भ में बहुत अच्छे से विकसित होगा, किसी तरह की कंजेनाइटल एनोमली नहीं होगी, उसके मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होगा, बच्चा स्वस्थ होगा, बुद्धिमान होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन कराना है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जनरल चेकअप करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है कि आपके घर में किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड ऐसी कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। और आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करता है, वजन भी चेक करता है। जनरल चेकअप जब आपका करता है तो आपको फिर महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन भी बताता है। आपकी लाइफ स्टाइल की सलाह देता है कि आपकी कैसी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। आपको टैबलेट फोलिक एसिड लिख के देता है। आपसे पूछता है कि आपका एमसी साइकिल कैसा आता है। अगर आपका एमसी साइकिल रेगुलर है तो फिर उसके अनुसार आपको सलाह देगा। अगर आपका रेगुलर नहीं है, डिलेड पीरियड की हिस्ट्री है, तो उसके अनुसार वो आपको इन्वेस्टिगेशन जो भी हो बताएगा। उसके कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिनको वो कराना चाहता है। सबसे पहले तो वो आपसे बोलता है कि आप HB, यूरिन, ब्लड ग्रुप, PDRL, हस्बैंड वाइफ दोनों का होता है, HbS-Ag, HIV, ये आप करा लीजिए। साथ में आपको T4, TSH की सलाह देता है। अब आप कहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों होने चाहिए? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिनको 6 महीने और 1 साल हो चुका है, उनकी 1-2 महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बताया था कि ओव्यूलेशन स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, और एक महत्वपूर्ण टेस्ट HSG वो भी बहुत होना ज़रूरी है, जिसको हिस्टोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब की जांच करता है, कहीं ट्यूब में ब्लॉक तो नहीं है। तो अपन शुरुआत करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन होने हैं। तो सर्वप्रथम जैसे उसने हीमोग्लोबिन आपका चेकअप कराया और हीमोग्लोबिन नॉर्मल आता है, 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो आपको आयरन का सप्लीमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, 4th महीने से आपको आयरन का सप्लीमेंट इसलिए देता है, क्यों आयरन कैल्शियम दोनों के सप्लीमेंट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब वो बच्चा बढ़ता है तो बच्चे का जब विकास होता है तो आयरन और कैल्शियम बच्चे के बढ़ने से, क्योंकि बच्चे को इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो माँ में कम होने लगता है, तो अलग से उसको सप्लीमेंट 4थे महीने से देने पड़ते हैं। लेकिन जब शुरू में अगर 12 ग्राम खून है तो उसे ऐसी अभी कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फोलिक एसिड तो वो तीनों को देगा ही देगा। वो अगर उसको 12 से कम है तब वो टाइप ऑफ एनीमिया कराएगा। अगर टाइप ऑफ एनीमिया में थैलीसीमिया कोई ऐसी डिसीज आती है तो उसे थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ता है। अगर वो उसने माँ की जांच कराई और अगर उसमें थैलीसीमिया माइनर आता है तो फिर उसको उसके हस्बैंड की भी जांच करानी पड़ती है। और अगर हस्बैंड को भी अगर थैलीसीमिया माइनर आ जाता है तो 25% चांसेस होते हैं कि ये बच्चे में कहीं थैलीसीमिया मेजर ना हो जाए, क्योंकि थैलीसीमिया मेजर थोड़ी गंभीर बीमारी होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसके अंदर बार बार ब्लड लगाना पड़ता है।
अगर हीमोग्लोबिन में ऐसी ही कमी आई है, कोई ऐसी टाइप ऑफ डिसीज़, ऐसी कोई डिसीज़ नहीं आती है, तो वो आपको आपकी खाने की कमी से अगर ऐसा हो रहा है तो आपको फोलिक एसिड तो एडवाइस उसने करी, साथ में B12 भी करेगा, आपको एल्बेंडाजोल भी प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि ये ना एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम इसलिए देते हैं क्योंकि बार मैनिफेस्टेशन से भी खून कम हो जाता है। तो आपने क्या देखा, अगर आपको किसी डिसीज़ की वजह से हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ है तो आपको वो फोलिक एसिड और विटामिन B12 दिया और टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 mg की दी। अगर उसमें टाइप ऑफ डिसीज़ में थैलीसीमिया कोई डिसीज़ आई तो उसने हस्बैंड का भी चेक कराया, इसलिए चेक कराया क्योंकि 25% बच्चे होने की संभावना रहती है थैलीसीमिया मेजर। अपन नहीं चाहते कि ऐसी कोई डिसीज़ बच्चे में ट्रांसफ़र हो। दूसरा होता है ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप महिला का नेगेटिव होता है और हस्बैंड का पॉजिटिव होता है, आरएच फैक्टर बोलते हैं जैसे, और महिला का पॉजिटिव हो और हस्बैंड का नेगेटिव हो, तो भी जो बच्चा होता है तो उसको भी फिर, अगर महिला का पॉजिटिव है तो बच्चे को नेगेटिव होने के चांसेस हैं, और महिला का नेगेटिव है तो बच्चे को पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। तो दोनों का ही ब्लड ग्रुप कराया जाता है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि माँ के शरीर में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है एंटीबॉडी ना बन जाए उसके खिलाफ, कि अगर उसके एंटीबॉडी बनती हैं तो बच्चे को नुकसान कर देती है। तीसरा होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि अपन BDRL, HbSAg, HIV दोनों के कराएंगे। अगर इसमें कोई डिसीज़ देखते हैं तो दोनों को ट्रीटमेंट दे देते हैं। HbSAg होता है, B और C दोनों करा लेते हैं। हेपेटाइटिस B का तो वैक्सीन भी आता है, अगर दोनों में से किसी एक को निकलता है तो दूसरे का ट्रीटमेंट भी अपन कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होता है रूबेला। रूबेला अपन इसलिए टेस्ट कराते हैं कि इसकी एंटीबॉडी माँ के शरीर में होनी चाहिए। अगर माँ के शरीर में रूबेला की एंटीबॉडी है तो हमें रूबेला की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। एंटीबॉडी मतलब उसके खिलाफ इम्यूनिटी है उसके खिलाफ। अगर रूबेला का इन्फेक्शन होगा तो उसको इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि एंटीबॉडी है। लेकिन अगर उसमें एंटीबॉडी नहीं है, उसमें इम्यूनिटी नहीं है, तो उससे अपन को इंजेक्शन रूबेला का देके उसका वैक्सीनेशन करना होगा, जिससे उससे रूबेला का इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन जब अपन रूबेला का वैक्सीनेशन कर देंगे तो उसको अपन कहेंगे 2-3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं आना चाहिए। अब महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन जिसको अपन कहते हैं थायराइड। जैसे अभी जब हिस्ट्री पूछी थी तो कुछ महिलाओं ने यह भी बोला था कि हमें पीरियड टाइम से नहीं आता, डिलेड पीरियड होकर आता है, तो इसमें थायराइड का विशेष रोल है। अपन इसलिए T4 TSH बहुत अनिवार्य रूप से कराते हैं। T4 TSH आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। थायराइड ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है हार्मोन को, T3 T4 करती है। जो TSH एक हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। जब किसी के शरीर में T4 हार्मोन कम निकलता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन को बनाती है। TSH हार्मोन इसलिए ज़्यादा बनना पड़ता है क्योंकि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगर वो ज़्यादा बनाएगा तो जो T4 हार्मोन कम बन रहा है उसको कहेगा कि T4 हार्मोन ज़्यादा बने। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है तो TSH हार्मोन उसका बढ़ जाता है, तो TSH हार्मोन ज़्यादा आएगा। आपने समझा ना कि थायराइड ग्लैंड ने T3 T4 हार्मोन बनाया और किसी के शरीर में T4 हार्मोन कम बन रहा है। T4 हार्मोन हमारे सारे शरीर को रेगुलेट करता है, पीरियड को भी रेगुलेट करता है। कल के दिन प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी में 11 हफ्ते तक बच्चे में थायराइड ग्लैंड का विकास नहीं होता। माँ से ही थायराइड ग्लैंड का
जो सिक्रीशन होता है उसी से ही T3 T4 से मिलता है और बच्चे का विकास होता है, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। अगर ये सब ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, IQ उसका कम हो जाएगा, मिसकैरेज भी हो जाएगा, वजन में कम होगा, कितनी डिसीज़ हो जाएंगी। तो अपन को ये सब रोकना है। तो आपको समझ में आया ना, जैसे T3 और T4 कम बन रहा है, T4 का विशेष रोल है, सारे शरीर को रेगुलेट कर रहा है, और T4 हार्मोन कम बन रहा है। अब जब T4 हार्मोन कम कर रहा है तो अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे TSH हार्मोन बन रहा है, जो उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि भैया T4 हार्मोन ज़्यादा बने। तो TSH हार्मोन ज़्यादा बनकर आएगा और उसको बोलेगा थायराइड ग्लैंड से कि भैया TSH हार्मोन ज़्यादा बनकर आएगा और कहेगा T4 हार्मोन ज़्यादा बने। तो जब अपन T4 और TSH कराएंगे तो TSH की वैल्यू ज़्यादा आएगी। TSH की वैल्यू नॉर्मल में जब प्रेगनेंसी नहीं है तो अपन 5.5 तक नॉर्मल कह देंगे, लेकिन जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो फर्स्ट 3 मंथ में TSH की वैल्यू 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकेंड 2.2 से 2.5 तक होना चाहिए, और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तब भी 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल में 5.5 आती है और अपन प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोच रहे हैं तो अपन ये सोचते हैं कि इसकी वैल्यू 2.5 से नीचे ही रहे, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको थायरोक्स की टेबलेट प्रिस्क्राइब कर सकता है। जब वो थायरोक्स की टेबलेट प्रिस्क्राइब करता है अपने डोज के अनुसार, कितना उसकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार, तो वो आपको ये भी बोलेगा कि आप जो आयरन कैल्शियम खा रहे हैं, मान लो जब खा रहा है आयरन कैल्शियम, तो उसको कुछ देर पहले खाना है, आयरन कैल्शियम के साथ नहीं लेना है, कुछ घंटे पहले खाना है या कुछ घंटे बाद खा लें। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब भी तो अपन आयरन कैल्शियम चलाते हैं, ऐसी स्थिति में तो आयरन कैल्शियम चलता ही है 4th मंथ से, तो तब भी उसको अगर थायरॉक्स 2.5 से फर्स्ट 3 मंथ में 2.5 से ज़्यादा है तो उसे थायरॉक्स की टेबलेट चलानी है। जब थायरॉक्स की टेबलेट चलाता है तब उसे ध्यान रखना है कि दूसरी टेबलेट के साथ नहीं खाए, सुबह के टाइम उसे भूखे पेट खाना होता है। चौथे महीने से जब अपन आयरन कैल्शियम देते हैं तब भी उसे चाहिए वो सुबह के टाइम खा ले और आयरन कैल्शियम को बाद में खाए। तो आपने ये जाना कि थायराइड का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे के लिए, और थायराइड को अब उनको पहले से ही कंट्रोल करना है। प्रेगनेंसी नहीं आई है उसके पहले ही कंट्रोल करना है। अपन 5.5 से बिल्कुल 2.5 के नीचे ही रखना है और उसके अनुसार डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना है। उसने सबसे पहले क्या देख लिया, आपका थैलीसीमिया अगर कोई चीज़ थी तो उसने उस चीज़ को पहचान लिया, डॉक्टर ने आपको महत्वपूर्ण सलाह दी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम था तब भी आपको उसने है ना उसके अनुसार ट्रीटमेंट दिया, आयरन सप्लीमेंट दिए, टेबलेट एल्बेंडाजोल दी, B12 दी, ये आपको ट्रीटमेंट दिया। आपका थायराइड का भी उसने ट्रीटमेंट किया। जो रूबेला इन्फेक्शन था, अगर उसकी एंटीबॉडी आपके शरीर में नहीं थी तो आपको उसका वैक्सीनेशन किया और आपको एडवाइस किया कि आपको 2-3 महीने तक प्रेगनेंसी आप नहीं करिए, क्योंकि जो रूबेला का इन्फेक्शन होता है वो हमारे शरीर में अगर प्रेगनेंसी के समय हो जाए तो इतना वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन से कंजेनाइटल एनोमली बच्चे को हो सकती है, बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है। तो अपन ने ये महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन जान ली है। आपने HIV भी करा लिया, HBsAg भी करा लिया, हेपेटाइटिस भी करा लिया, आपने उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट क्या करना है वो भी देख लिया। ब्लड शुगर करा लिया। ब्लड शुगर में अगर बढ़ा हुआ आता है तो आप डॉक्टर ने आपको उसके अनुसार ट्रीटमेंट दे दिया। अगर पहले से किसी को डायबिटीज़ थी तो उसका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चेंज करा कि जो अपन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं वो ट्रीटमेंट दिया। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जिनको पहले से चल रही थी उसको भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐसी दी जो अपन को प्रेगनेंसी में देना चाहिए था। दोनों को उसने उसके अनुसार प्रेगनेंसी में कौन सी ट्रीटमेंट चलता है उसके अनुसार डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर लिया,
ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया, जिससे उनका बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल हो सके, अच्छा हो सके, अच्छा उसका विकास हो, अच्छा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो, किसी तरह की कंजेनाइटल एनोमली ना हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कुछ लोग कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे। ये तो मैंने वो महिलाओं के लिए, तीनों के लिए कॉमन टेस्ट हो गए जो प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, लेकिन जिनको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पा रही थी। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि एमसी साइकिल था, तो एमसी साइकिल जो गड़बड़ा गया था, डिलेड हिस्ट्री दे रहा था, तो किसी को तो थायराइड की दवाइयाँ स्टार्ट करने से नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पीरियड आने लगा। और अगर थायराइड ही कारण था तो थायराइड के रेगुलर होने से उसको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई। जब जैसे मैंने कि पिछले बताया था कि ओव्यूलेशन कब होता है, उससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब अपन को ठीक से अभी समझ में नहीं आ रहा, 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, अपन ने ओव्यूलेशन वाला जो मेथड बताया था वो अपनाया था, लेकिन कंसीव नहीं हुआ, तो हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ रही हो। तो अपन ओव्यूलेशन के लिए डॉक्टर के पास जाके, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके ओव्यूलेशन सोनोग्राफी से करवा लेंगे किस दिन ओव्यूलेशन होता है। जो मैंने पिछले बताया है कि जैसे मैंने बताया था कि इस दिन अंडा निकलता है तो उस दिन अपन को साथ रहना है, वो सब नियम मेथड उसको बताएंगे। उसने ओव्यूलेशन का मेथड भी अपनाया था, उसके बाद भी उसको कर 2 महीने बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो हमको उनको महत्वपूर्ण टेस्ट एक HSG कराना चाहिए। लेकिन हस्बैंड का हमें दोनों केसों में जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हस्बैंड का हमको एक सीमन एनालिसिस करा लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमको स्पर्म काउंट मालूम पड़ जाते हैं, स्पर्म मार्फोलॉजी मालूम पड़ जाती है, उस स्पर्म की मोटिलिटी मालूम पड़ जाती है। अगर उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होती है तो डॉक्टर उसके अनुसार उनको भी ट्रीटमेंट दे देता है, और जो भी उनको विटामिन जो भी प्रिस्क्राइब करने होते हैं वो भी करता है, क्योंकि स्पर्म का बहुत बड़ा रोल है। स्पर्म की भी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। स्पर्म और अंडा मिलकर, एग मिलकर दोनों ही जायगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रो बनता है, फिर यूट्रस के अंदर की दीवार में इम्प्लांट होता है। तो अपन ने जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, समय निकलता जा रहा है, तो हमने उनका सीमन एनालिसिस भी करवा लिया हस्बैंड का। उसके बाद हमने जो उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, उनको हमने HSG का भी एडवाइस दे दिया। HSG हिस्टोसल्पिंगोग्राफी, ये एक यूट्रस में कोई कंजेनाइटल एनोमली होती है उसका भी पता लगाती है। किसी में बाइकॉर्नियट यूट्रस होते हैं, किसी में सेप्टेट होते हैं, किसी में कभी पहले DNC की हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से तो स्कार टिश्यू भी बन जाता है, किसी के फाइब्रॉइड बन जाते हैं। और जैसे सल्पिंगो मतलब फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसकी साइड में फेलोपियन ट्यूब होती हैं 2, और फेलोपियन ट्यूब नीचे ओवरी होती है पेल्विक कैविटी में। जो ओवरी होती है वो अंडे को बनाती है, और ये अंडे को फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में लेकर आती है। तो जो अपन हिस्टोसल्पिंगोग्राफी कर रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब की जांच करती है कहीं इसमें ब्लॉक तो नहीं है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है। इसके अंदर सीलिया होते हैं, बाल होते हैं, ऐसे होते हैं, उसको सीलिया कहते हैं। तो ये जो अंडे को उठाती है, जो ओवरी से अंडा बनता है, उसको ट्यूब से ले जाकर यूट्रस में लाती है। अगर किसी की एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो एक फेलोपियन चालू हो और तो वो ओवरी से अंडा बन रहा है तो उसको भी उठाकर लाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही ट्यूब पेटेंट चाहिए, दोनों ही ट्यूब खुली चाहिए। अगर एक ट्यूब भी अच्छी है तो बच्चा हो सकता है। ये कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये ट्यूब ब्लॉक हो कैसे जाती है। ये ट्यूब जो ब्लॉक होती है, ये कभी पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है, सल्पिंग्स में इन्फेक्शन हो जाए जिसको अपन सल्पिंजाइटिस कहते हैं, या फिर
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी PID डिसीज सुनी होगी, गोनोरिया इन्फेक्शन हो जाए, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हो जाए, किसी को जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उससे भी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अगर ये मालूम पड़ जाता है तो अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इन कारणों से वो ट्यूब ब्लॉक होती है। लेकिन अगर एक भी ट्यूब पेटेंट है तो वो वहाँ की ओवरी का अंडा उठाकर यूट्रस में ला सकती है। लेकिन जो अपन बता रहे हैं ये टेस्ट, आप सोचते होंगे कैसा होता है, कितना कठिन होता है, कितनी तकलीफ़ होती होगी। नहीं, 5-10 मिनट का टेस्ट होता है। आप टेस्ट के लिए जब जाते हैं तो इसमें आपको कौन से समय पे जाना है, आपका जैसे पीरियड आया है, मान लो किसी का पीरियड 1 तारीख को आया, मतलब वो MC का पहला दिन था, तो उसको छठे 7वें दिन जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो 5 दिन तक उसकी ब्लीडिंग पूरी बंद हो जाना चाहिए। अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो ब्लीडिंग बंद हो जाए, छठे 7वें दिन चली जाए। अपन चाहते हैं कि 10 दिन के पहले 5 से 10 दिन के बीच में चली जाए। अगर 10 दिन के बाद में जाती है और कहीं उसका प्रेगनेंसी उस समय कंसीव हो, जैसे मैंने बताया था ना कि अंडा डिस्चार्ज होता है, किसी को 12वें दिन, किसी को 14वें दिन, किसी को 13वें दिन, तो कहीं वो अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई होगी और वो SG के लिए जाती है, हिस्टोसल्पिंगोग्राफी के लिए जाती है, तो उसको नुकसान हो सकता है, उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो उसको छठे 7वें दिन चले जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कितना पेनफुल होता है। नहीं, कोई पेनफुल इतना नहीं होता। अगर उसको कभी दर्द की है, पहले ही पेनकिलर दवा दे देते हैं। HSG का जब प्रोसीजर हो जाता है तो उसको एंटीबायोटिक भी देते हैं जिससे उसका इन्फेक्शन ना हो। एक सिंपल सा मेथड होता है, एक्सरे रूम में उसको लेटा दिया जाता है, कंसेंट ले ली जाती है, उसको ये वेजाइना के थ्रू होता है, उसके सर्विक्स को होल्ड करके उसके यूट्रस में एक ट्यूब डाली जाती है, ट्यूब के थ्रू डाई डाला जाता है। ये डाई उस जो ट्यूब डाली है उससे होकर यूट्रस के अंदर जाएगा। अगर उसमें ब्लॉक होगा यूट्रस में तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लॉक होता है, तो थोड़ा प्रेशर की वजह से उसको पेन हो सकता है। ऐसा ही नियम फेलोपियन ट्यूब में है। अगर ये जो डाई जा रहा है, अगर फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ पेल्विक कैविटी में निकल आता है, पेटेंट ट्यूब है, खुली हुई ट्यूब है, लेकिन ये कहीं रुक जाता है और ब्लॉक ज़्यादा होता है और प्रेशर लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा पेन होता है। पेन होता है, लेकिन अपन दर्द की जो पेनकिलर दवा दी है तो उसको तकलीफ़ इतनी महसूस नहीं होगी। और अपन लोकल तो लगाते ही लगाते हैं। 99% को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। कभी 1% को ज़्यादा हो तो फिर उसको अपन कहें कि जनरल एनेस्थेशिया में करें, लेकिन है ना इतना पेन नहीं होता है। जब अपन देखते हैं कि ट्यूब बिल्कुल पेटेंट है तो दूसरी जगह से वो जहाँ ओपन वाला हिस्सा होता है वहाँ से वो डाई निकल आती है। लेकिन ब्लॉक की वजह से अगर किसी को ब्लॉक है तो फिर तकलीफ़ थोड़ी होती है, लेकिन इतनी महसूस नहीं की जाती जब उसको पेनकिलर और दवाइयाँ दी जाती हैं। अब मेरा ये कहना है कि छोटे मोटे भी ब्लॉक होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन जब ये डाई जाती है तो छोटे मोटे जो ट्यूब हैं में हल्के से जो ब्लॉक है तो इसी डाई से ही हट जाते हैं। और कुछ जब वो हिस्टोसल्पिंगोग्राफी करा के आती हैं तो फर्स्ट 3 मंथ में 25% ऐसी महिलाएं होती हैं कि उनको जल्दी ही प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसलिए रुक जाती है कि छोटे मोटे ब्लॉक थे, जब वो डाई डाला तो ब्लॉक ख़त्म हो गए, लेकिन बड़ा ब्लॉक तो नहीं हट सकता, उसका तो फिर अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन इससे हमको कारण मालूम पड़ जाता है कि हिस्टोसल्पिंगोग्राफी में कोई फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, क्यों नहीं हो रही है। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या जान लिया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने का बोला, आपको टेबलेट फोलिक एसिड दे दी, और आप जब आपका चेकअप किया तो आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ट्यूबरक्लोसिस सभी पता लगा लिया और आपको उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन लिख दिए। आपको वायरल जैसे रूबेला के बारे में मैंने बताया, आपको एंटीबॉडी नहीं थी तो उसका भी आपको वैक्सीनेशन करा दिया, अगर आप में इम्यूनिटी नहीं थी। और ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कि अगर किसी महिला में कभी पहला एबॉर्शन हो गया था और
उस जैसे उसका नेगेटिव था और बच्चे का पॉजिटिव था और उसके खिलाफ उसको एंटीबॉडी बन गई थी, तो उसका भी ना ट्रीटमेंट हो गया एंटी डी का इंजेक्शन लगाकर। ब्लड ग्रुप वाला भी हो गया और HIV, BDRL, HbA इसका भी ये ना ट्रीटमेंट दोनों का कर दिया। आपके HbV में अगर अपन ने कोई टाइप ऑफ एनीमिया में देखा, उसका भी ट्रीटमेंट हो गया। कम था ब्लड, उसका भी कर दिया। हीमोग्लोबिन पर्याप्त 12 ग्राम रखा। ओव्यूलेशन स्टडी के बाद भी बच्चा नहीं रुक रहा था, तो अपन ने हिस्टोसल्पिंगोग्राफी करा ली। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट उसका पूरा हो जाएगा, उसको 100% सफलता मिल जाएगी। आपने इस वीडियो में जान लिया कि ना कैसे अपने को कौन कौन से ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, और जो प्रेगनेंसी चाह रहे हैं उनको लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करनी है। सारी दवाइयाँ पहले से ही विटामिन के सप्लीमेंट शुरू कर देने हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन करा लेने हैं, और उनको इससे 100% सफलता मिलनी है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।